आज मैं आपके साथ रणवन की स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे कि कुछ लोग गॉसिप कर रहे होते हैं, हे क्या तुमने सुना कि एल्डर यूशन जो है उन्होंने सेक्ट के कुछ रूल्स को तोड़ा है, जिसकी वजह से उन्हें पनिशमेंट मिली है और उन्हें यून लाओ हॉल के आगे 3 दिन तक घुटनों के बल बैठना होगा। मॉर्निंग में नेक्स्ट डे क्लास शुरू होती है और बहुत सारे डिसाइपल्स वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। वो प्लेटफॉर्म था राइटेजियस और एविल प्रैक्टिस करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, और वहाँ पर बहुत सारे टीनेजर या फिर 20 साल के जो लड़के थे वो इकट्ठे हुए थे। वो नहीं जानते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, वो बस वही करते थे जो उन्हें कहा जाता था। और अगर वहाँ मास्टर नहीं होते थे, उनके टीचर नहीं होते थे, तो वो लोग विस्पर करते थे, गॉसिप करने लग जाते थे। और जो न्यूज़ थी चू एंडिंग की, पनिशमेंट की, वो ऐसे फैल रही थी जैसे मानो आग फैल रही हो किसी जंगल के अंदर। और वहाँ पर डिसाइपल्स जो थे वो विटनेस करते हैं कि कल उसे मारा गया था, और कहीं ना कहीं ये सब शेयर करने में उन्हें शर्म नहीं आ रही थी। वो गॉसिप्स को बहुत अच्छे से नून मिर्च लगा के भी शेयर कर रहे थे। तभी एक इंसान कहता है, वाओ तुम लोगों ने ये बात ढूंढ निकाली, लेकिन तुम लोग लेट हो गए हो। तो कल जो है एल्डर लुकुन, जो कि यहाँ पर माउंटेन में रहते हैं, वो नाइट के ड्यू फ्लावर्स कलेक्ट करने गए थे। तुम गाइस ने बहुत कुछ चीज़ें मिस कर दी। यस्टरडे इवनिंग में चियांगटियान टेम्पल में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। वहाँ पर किसी के बॉडी से फ्लैश को अलग कर दिया गया था। ये बहुत हॉरिबल था। एल्डर यू हैंग को बहुत बुरी तरह से मारा गया और 200 से भी ऊपर स्ट्राइक्स उन्हें लगाए गए थे। यह सुनते ही कि 200 से ऊपर स्ट्राइक लगाए गए थे और एक भी उन्हें मिस नहीं किया गया, यानी कि हर स्ट्राइक को पूरा प्रॉपर उनकी बॉडी पे लगाया गया और उन पे कोई भी रहम नहीं डाला गया। ये सुन के ही बहुत सारे डिसिपल्स आपस में अपने एक्सप्रेशंस को शेयर कर रहे थे। और उनके लिए ये सेंटेंस न्यू नहीं था, क्योंकि वो मेंशन नहीं किया करते थे। वो अपने जूनियर ब्रदर सिस्टर जो उनके अराउंड थे, वहाँ पर भी लोग वह कह रहे होते हैं, क्या तुमने काउंट किए 200 स्ट्राइक पूरे के पूरे थे। इवन एक बहुत बड़ा इंसान भी अगर उसे 200 स्ट्राइक लगते हैं तो वो मर जाएगा। और तुमने मेंशन किया कि एल्डर यू हैंग को 200 स्ट्राइक लगे, वो कैसे कैसे बच गए, खड़े हो पा रहे हैं। अगर मैं होता उनकी जगह तो बेहोश हो जाता। ये सुनने के बाद वहाँ पर बहुत सारे जो यंग मास्टर थे, स्पेशली शूमेंग, अगर वो सारी चीज़ें सुनता तो वो गुस्सा ही हो जाता। एक बंदा बताता है कि यंग मास्टर तो एल्डर यू हैंग को जो स्ट्राइक लग रही थी, ये सुनने के बाद पागल ही हो गए थे और वो भाग के एल्डर जीलू के पास जाते हैं और वो वहाँ पर उनके ऊपर उंगलियां भी उठा देते हैं एल्डर यू हैंग को लेके। और वो सीन तो देखने लायक था। यहाँ पर सारे के सारे गॉसिप्स कर रहे थे कि किस तरह से शूमेंग भागा भागा गया था प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तभी वहाँ पर आवाज़ आती है। इमीडिएटली एक यंग लड़की आती है जो कि वहाँ की डिसाइपल थी, जिसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था, और वो कहती है, क्या एल्डर यू हैंग बेहोश हो गए। वहाँ पर सारे कहते हैं, यंग मास्टर एल्डर जीलू जो थे उनके साथ फाइट हो गई थी। तभी वो सारे के सारे कहते हैं, हमने आज एल्डर यू हैंग को नहीं देखा इस सुबह से, कितनी बुरी बात है, उन्होंने ऐसा क्या क्राइम किया। तभी एक बंदा कहता है, मैंने सुना है उन्होंने सिविलियन को मारा गुस्से में आकर। ये सुनने के बाद सारे के सारे जो गॉसिप थी वो शूमेंग के कानों तक भी पहुँच रही थी। लाइफ एंड डेथ पीक के यंग मास्टर जो थे कम्प्लीटली उन्होंने अपने शिजुन का ही टेम्पर इनहेरिट किया था, जिसे वो शूमेंग कहते थे। और यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली एक पर्सन था जो उन लोगों के बारे में गॉसिप कर रहा था। यहाँ पर पूरा का पूरा ग्रुप बैठा हुआ था जो सारी चीज़ों के बारे में बता रहा था। और यहाँ पर एक बंदा कहता है, तुम्हें पता है एल्डर यू हैंग को पनिश किया गया। और सारे ऐसे कर करके धीरे धीरे विस्परिंग कर रहे थे, एक दूसरे के कानों में फुसफुसा रहे थे, बातें कर रहे थे। और यहाँ पर कॉर्नर में शूमेंग बैठा हुआ था, जिसके सिर में अब दर्द होने लगा था, और दूसरे हाथ में मोरन बैठा हुआ था जो कि उबासियाँ ले रहा था। शूमेंग जो है वो डायरेक्टली मोरन की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारा प्लान क्या है इस मॉर्निंग में। तुम इतने लेजी कैसे हो सकते हो सुबह सुबह। अगर यहाँ शिजुन होते, क्या तुम्हें शिजुन ने यही चीज़ें सिखाई हैं। तभी मोरन कहता है, हाँ शूमेंग, बहुत इनफ हो गया ये चीज़ें, मुझे हैंडल नहीं होते ये शिजुन को लेकर तुम्हारे लेक्चर। तुम्हें क्या लगता है, हाँ कौन हो तुम। मैं तुम्हारा कज़न हूँ और बिहेव करो अपनी चीज़ों को लेके, मेरे साथ इतना रूड होने की ज़रूरत नहीं है। शूमेंग जो है वो फिर से गुस्से में कहता है, तुम सच में एक डॉग हो और वटेवर जो करना है करो। मोरन हंसते हुए कहता है, तुम कितने मतलबी हो। अगर तुम नहीं देखना चाहते एल्डर सेक्ट ब्रदर, तो एक बार सोचो तो सही कि कितने डिसअपॉइंट होंगे शिजुन जब वो देखेंगे कि तुम किस तरह मेरे साथ बिहेव कर रहे हो। तभी यहाँ पर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। शूमेंग गुस्से में बोलता है, तुमने शिजुन का नाम यहाँ पर लिया। मैं तुमसे कुछ चीज़ पूछना चाहता हूँ, जब उन्हें कोर्ट ऑफ डिसिप्लिन में कल सज़ा मिल रही थी तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं। तभी यहाँ पर मोरन कहता है, मैंग मैंग
वो शिजुन है। और तुम्हें लगता है कि शिजुन को अगर यहाँ पर आकर स्काई या बेडियो इमॉर्टल आकर भी रोकना चाहते हैं तो क्या वो उनकी बातें सुनते? यहाँ पर शुमेंग बहुत ज़्यादा फ्यूरियस था और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। यहाँ पर उसको बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, क्या कहा तुमने, क्या कहा तुमने? मोरन जो है वहाँ पर स्माइल करता है और कहता है, बी गुड मैंगमैन, और नीचे बैठ जाओ। जैसे ही मोरन जो है यहाँ पर शुमेंग को धमका देता है, शुमेंग जो है वो कहता है, मूव यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। शीमे जो है वो उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फंस गया था और वो उनकी रोज़ ये सब भाषणबाजी और लड़ाइयाँ सुनता रहता था। वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता था, बस वो ज़ोर से सांस ही लेता था और साइलेंटली वो अपने सिर को पकड़ के बैठ जाता था और कंसंट्रेट करता था ताकि वो किताब पढ़ सके। और वो बोलता है कि सन और मून जो है वो एक ही पोट के अंदर अगर रख दिया जाए तो ऐसा ही होगा। उनकी जो स्पिरिचुअल कोर है वो पहले बनेगी और वे ऑफ हेवन की तरफ वो इंटरप्रिटेटेड होगी। लाइफ और डेथ पीक जो है वो इन्वॉल्व करता है इन सभी प्रोसेस को। यहाँ पर वो सारी बुक्स की नॉलेज को पढ़ रहा था। ऐसे ही 3 दिन पलक झपकते ही बीत जाते हैं और चू वेनिंग जो है वो तब लोगों की नज़रों के सामने आता है। अकॉर्डिंग टू रूल्स नेक्स्ट जो थिंग उसे करनी थी वो था 3 मंथ तक वो अब अंडरग्राउंड रहेगा। इस पीरियड ऑफ टाइम में वो लाइफ एंड डेथ पीक को छोड़ के नहीं जा सकता था। वो मेंगपो हॉल के पास जाता है और वहाँ पर बहुत सारे कार्य थे जो कि घर गृहस्थी के कार्य होते हैं, वो करने के लिए वो जाता है। वहाँ पे वो कॉरिडोर के पिलर को साफ करता था जो कि नए हैं ब्रिज के थे, और वहाँ पर पोछा लगाया करता था माउंटेन गेट के पास। तभी एल्डर जीलू उसे कहते हैं कि एल्डर यू हैंग, जो कि हमारे चू वेनिंग का ही नाम है, उसे कहते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता आपको ये सब कार्य करने चाहिए क्योंकि आप बेस्ट सिटीजन हैं इस जनरेशन के, और आप इस तरह से कपड़े धोते, फ्लोर को साफ करते, पोछा लगाते हुए या फिर बर्तन मांजते हुए अच्छे नहीं लगते। और वहाँ पर उसका अभी जो वाक्य था वह अधूरा रह गया था क्योंकि वो यहाँ पर उन्हें किसी भी एंगल से डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था। मेन रीज़न ये था कि उस ओल्ड मैन को डाउट था कि अगर ये पोछा लगा भी सकता है या फिर खाना पका भी सकता है या कपड़े धो भी सकता है या नहीं धो सकता। चू वेनिंग जो है वो खुद पर डाउट नहीं करता और वो रिपोर्ट करता है मेंगपो हॉल में, और वहाँ पर बैठता है। सारे मेंगपो हॉल में चीफ स्टीवार्ड जो होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट्स थे और सारे के सारे शॉक होते हैं सुन के कि यहाँ पर चू वेनिंग भी एक लेबरिंग का काम करने आ रहा है, एक लेबर की तरह काम करने आ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने किसी दुश्मन को कहा हो कि इधर आओ और हमारी टेरिटरी में आके काम करो। चू वेनिंग की ड्रेस एकदम वाइट थी और उसका हैंडसम सा फेस था, लेकिन आज भी उसका चेहरा उतना ही कोल्ड और काम था। कम्प्लीटली उसका जो एक्सप्रेशन था उसके चेहरे पे वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था और एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे ऐसा था जैसे कोई उसे फ़र्क ही ना पड़ता हो। वो आज भी पिक्चर परफेक्ट इमॉर्टल की तरह दिख रहा था। तभी मैनेजर जो होता है मेंगपोतांग का, उसे शर्म फील हो रही होती है कि यहाँ पे इतना बड़ा कल्टीवेटर आया है, इतने बड़े शिजुन आए हैं। वो उन्हें सिर्फ सब्जियों को धोने का काम देता है और पकाने का। चू वेनिंग जो है उसने कभी भी लाइफ में सब्जी कैसे साफ़ की होती है नहीं देखी थी, और उसकी सेल्फ इमेज जो थी वो एक ब्यूटीफुल मैन जैसी थी जो कि एकदम से रसोई घर में आता है, वो चारों तरफ देखता है और वो 2 मिनट भी झिझकता नहीं है। चू वेनिंग सीधा जाता है और कहता है, मुझे क्या करना चाहिए। तभी जो चीफ थे वो उसे ध्यान से देखते हैं और उसके बाद कहता है कि कैसा रहेगा अगर आप सब्जियां धो के लाएं। चू वेनिंग कहता है ओके। चीफ उसे सब्जियां दे देते हैं और दिखा देते हैं कि उसे सब्जियां कैसे धोनी हैं। यहाँ पर चू वेनिंग जो है वो हमेशा अपनी लाइफ में पैम्पर्ड तो नहीं हुआ था, लेकिन उसे बहुत सारी चीज़ें अभी भी नहीं आती थी। वो हार्डवर्किंग था नो डाउट, लेकिन उसने कभी ऐसी जॉब की नहीं थी और कभी ऐसी चीज़ों में स्किल्ड नहीं था। वो हर टाइम जो है वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी, बच्चों को पढ़ाने के बारे में या नई नई इनोवेशंस के बारे में सोचता था, तो वो इन चीज़ों में अभी भी अच्छा नहीं था। चू वेनिंग इजीली एग्री हो जाता है वेजिटेबल धोने के लिए, लेकिन उसे कोई अब चिंता की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर जो चीफ थे वो बहुत ही ज़्यादा भोले होते हैं। वो क्लियरली मेंगपो हॉल में कोई भी गलत कार्य नहीं चाहते थे। चू वेनिंग जो है वो अपनी बास्केट लेता है हरी सब्जियों की और अपनी स्लीव्स को ऊपर करता है और वो उन्हें धोना शुरू करता है। उस एरिया में बहुत सारे लोग आए थे, जुराडेक्शन थी एल्डर शुआंजी की। ओकेजनली उसके जो डिसाइपल्स थे शुआंजी सेक्ट के, वो वहाँ से जा रहे थे और वो देखते हैं चू वेनिंग एक्चुअली वेजिटेबल धो रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा डरावना था। वो उनके पास कोई भी वर्ड नहीं था, वो कैसे उस चीज़ को एक्सप्रेस करें। वो अपनी आंखों को रब करते हैं 3 से 4 बार। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि एल्डर यू हैंग यहाँ पर सुबह सुबह सब्जियां धो रहे होंगे। वो उसे ग्रीट करते हैं, एल्डर यू हैंग गुड मॉर्निंग। चू वेनिंग भी उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है। यहाँ एल्डर शुआंजी के डिसिपल जो है वो थर थर काँप जाते हैं और फटाफट वहाँ से भाग जाते हैं। चू वेनिंग जो कि उन पर ध्यान नहीं देता, वो कंटिन्यू अपना बिजनेस करता है, मतलब अपने कार्य में लगा रहता है और
धीरे धीरे वो वहाँ से पत्तियों को तोड़ता है और उन्हें धोता है और उसे वापस से बास्केट में डालता जाता है। और वो उन्हें बहुत केयरफुली धो रहा था कि किसी भी वेजिटेबल की लीफ जो है वो ज़रा सी भी टूटनी नहीं चाहिए, और वो बार बार उन्हें ढंग से साफ़ करता है। उसका कॉन्सिक्वेंसेस ये होता है कि दोपहर बीत जाती है जब तक वो धीरे धीरे हर एक वेजिटेबल को साफ़ करके लेके आता है, और अभी भी उसकी वेजिटेबल्स पूरी तरीके से साफ़ नहीं हुई थी। और गाइस मैं ये बता दूं कि यहाँ पर एक जने का खाना नहीं बनता था, वहाँ पर बनता था 100-200 लोगों का खाना एक बारी में, और हो सकता है 1000 लोगों का खाना भी बन रहा हो। तो इसलिए जो चू वेनिंग इतना धीरे 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 एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से साफ़ करके रखता है, तो जिसकी वजह से पूरी दोपहर ही बीत जाती है। और मैन जो थे वो डाइनिंग रूम में बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। वो सोच रहे होते हैं कि अब हम क्या करें, अभी तक एल्डर तो आए नहीं हैं और वेजिटेबल्स भी उनके साथ ही हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या स्टर फ्राइड बीफ बना दें या वेजिटेबल्स। यहाँ पर जो चीफ था वो कहता है भूल जाओ और चलो जो भी हम खाना बनाने वाले थे उसे रिप्लेस कर देते हैं ब्रेस्ड बीफ के साथ। तो वहाँ पर जब चू वेनिंग वापस आता है मिंगपो हॉल में, तो वो देखता है कि ऑलरेडी वहाँ पर बीफ सर्व हो रहा था, और जो स्ट्रू था वो भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी था, फ्लेवरफुल चीज़ें वहाँ पे बनी हुई थी। और अब उसकी जो वो वेजिटेबल्स धो के लाया था उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। चू वेनिंग गुस्से में अपनी आंखें ऐसे बोहें उठा लेता है और वो अपनी वेजिटेबल्स को जो उसने पकड़ी हुई थी उन्हें अनहैप्पीली कोल्डली वहाँ पर पूछता है कि अगर आपको वेजिटेबल्स की ज़रूरत नहीं थी तो आपने मुझसे वो धुलवाई क्यों। तो चीफ जो है वो उसके घूसबम्स आ जाते हैं, उसके जैसे कान के बाल और सिर के बाल दोनों खड़े हो गए हों पूरी डायरेक्शन में एकदम ऊपर की तरफ ऐसे, और उसके माथे पे इतना पसीना टपक रहा होता है और वो कांपते हुए कहता है ऐसा नहीं है, मैं सोच रहा था कि आप इसको एक पोट में डाल के टोफू के साथ इन वेजिटेबल्स को कुछ डिश बना ली जाए। चू वेनिंग जो है उसके एक्सप्रेशन चेहरे से बिल्कुल भी उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन ही नहीं थे, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो। और फिर भी वो वेजिटेबल्स को पकड़े हुए था, वो सिर हिलाता है और धीरे से कहता है ठीक है, और वो सब्जी बनाने के लिए तैयार हो जाता है जिस इंसान ने लाइफ में कभी सब्जी नहीं बनाई। और यहाँ जो चीफ थे वो एकदम से जल्दीबाजी में कहते हैं अगर आप नहीं बनाना चाहते तो इट्स ओके। तभी चू वेनिंग कहता है टोफू कहाँ है। चीफ उसे देखते रह जाते हैं। यहाँ पर एल्डर यू हैंग से वो पूछते हैं कि एल्डर यू हैंग आपको पता भी है खाना कैसे बनाते हैं। चू वेनिंग कहता है मुझे पूरी तरह से तो चीज़ों के बारे में मतलब जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ जानता ही ना हूँ, मैं एक ट्रायल लेना चाहता हूँ। ऐसे ही दिन बीत जाती है। सारे डिसाइपल्स जो होते हैं वो हैप्पीली एंटर करते हैं मिंगपो हॉल, जो कि उनका खाने का जगह है, और वहाँ पर वो सारे के सारे बैठते हैं। वो काउंटर की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं और अपने अपने फूड को वो सर्व करते हैं। वहाँ पर फूड की कोई शॉर्टेज नहीं होती थी लाइफ डेथ पीक में, और फूड जो है वो हमेशा बहुत ज़्यादा तादाद में बनाया जाता था, तो कोई एक्सेप्शन तो वहाँ पर थी ही नहीं। वो ब्रेस्ड बीफ, फैटी और लीन बीफ को लेते हैं, फ़िश को खाते हैं, और जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्ट में रिच थी। वहाँ पे फार्म हाउस का पॉर्क भी जो कि गोल्डन और क्रिस्पी था वो बना हुआ था, उसमें चॉप पेपर डले हुए थे। फ़िश थी जो कि बहुत ज़्यादा लाल सॉसेजेस में सौते हुई थी, और जो डिसाइपल्स थे वो फटाफट भाग रहे थे कि वो अपना फेवरेट फूड ले लें। और वो सारे के सारे लाइन बनाते हैं पूरे के पूरे हॉल में, और शेफ़ जो थे वो भर भर के उन्हें स्वीट सॉर्क पॉर्क रिब सूप दे रहे थे और मैरिनेटेड राइस दे रहे थे, स्पाइसी सॉस दे रहे थे। उनमें से एक जो है वो हमेशा उन लोगों के सामने आता, और वहाँ पर एल्डर लूचुन्स के डिसाइपल्स भी थे। वो लिटिल गाय जो है वो लाइन में आगे बढ़ता है, जिसके चेहरे पे एक बड़ा सा पिंपल था, स्पेशली उसकी नाक पे। वो माइंड नहीं करता। वहाँ पर मापो टोफू भी बना था, और वो अच्छे से वुडन ट्रे को लेता है, लास्ट काउंटर पे जाता है और बिना आँख उठाए वो कहता है शिजुन मुझे एक बाउल चाहिए टोफू का। तभी शिजुन जो है वो पेल हो जाते हैं और अपनी पतली फिंगर से वो उसे टोफू देते हैं। वो टोफू जो था वो मापो का वो बिल्कुल फेमिलियर नहीं लग रहा था। उसका जो कलर था ना फूड का वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा था, जिससे इंग्रेडिएंट को देख के उसे बहुत ही बेकार लग रहा होता है। वो डिसाइपल जो है वो फटाफट कहता है ये क्या है, टोफू बॉइल्ड है, वो भी बॉक चोय के साथ। मैंगपो हॉल में सारे के सारे लोग जो थे वो अटेंशन नहीं पे करते उसकी तरफ। जो पर्सन बोल रहा था वो गुस्से में कहता है क्या आप कोई अल्केमिस्ट हैं, क्या आपको नहीं पता कि टोफू को वेजिटेबल्स के साथ कैसे पकाया जाता है, मुझे ये नहीं चाहिए, वापस ले लीजिए। जैसे ही वो ये बोलता है तब वो गुस्से में शिजुन की तरफ देखने लगता है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि वो जो पर्सन उसके पीछे खड़े थे वो सारे के सारे जो हैं चिल्लाते हैं, और वो उसके सिर पे एकदम से ट्रे मारने ही वाले होते हैं कि आवाज़ आती है एल्डर यू हैंग। तभी यहाँ पर चू वेनिंग कहता है डिसाइपल कहता है, जो कि रोने की बिल्कुल तादाद पे आ गया था। वो कहता है नो ऐसा नहीं है, मतलब मैं इस चीज़ को मीन नहीं करता, मैंने जो भी अभी कहा। तभी चू वेनिंग अपनी स्टर्न वॉइस में कहता है
अगर तुम नहीं खाना चाहते तो मैं इसे वापस ले लेता हूँ, इसे वेस्ट मत करना। और डिसाइपल जो है वो तभी वहाँ से अपनी प्लेट उठाता है, हैंडेड करता है वो चू वेनिंग की तरफ, और उसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। इस शॉर्ट पीरियड में सारे के सारे जो थे वो एल्डर यू हैंग वहाँ पर जो खड़े हुए थे लास्ट काउंटर पे, वो ओरिजिनली मेंगपो हॉल में सडनली एक चुप्पी सी सा जाती है। सारे डिसिपल लाइन में होते हैं, वो पपीज़ की तरह अपना अपना खाना लेते हैं फटाफट और वहाँ से पैनिकली चले जाते हैं। और वो लास्ट काउंटर पे रिस्पेक्टफुली जाते हैं, ग्रीट करते हैं, और वो हमेशा बोलते हैं हेलो एल्डर यू हैंग। तभी चू हैनिंग कहते हैं तो वो कहते हैं गुड डे यू हैंग। एल्डर यू हैंग वो कहता है गुड डे, और एल्डर यू हैंग जो है वो उनके चेहरे पे देख रहा था। तभी एक बच्चा कहता है एल्डर यू हैंग ने आज बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत की है। जो वहाँ पर डिसाइपल्स थे वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थे और वो एक्टिंग कर रहे थे जैसे कोई काम ही नहीं हुआ हो। वो चू वेनिंग को कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहते थे कि उसने जो है आज खाना बनाया, क्योंकि एक टीचर का कार्य पढ़ाने का होता था, ये सब छोटे मोटे काम करने का नहीं होता था। हालांकि खाना बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। यहाँ पर चू वेनिंग जो है वो टेंस, उनकी जो चेहरे पे जो टेंशन थी बच्चों की, उनकी ग्रीटिंग्स प्यार से लेता है, बट कोई भी उसके पोट में वो बॉइल्ड टोफू या ग्रीन वेजिटेबल खाने की हिम्मत नहीं करता। स्लोली जो है वो सारे के सारे एक एक लाइन में जाते हैं और लाइन छोटी होती जाती है और उनके सामने जो फूड पड़ा था वो सारा फूड ले लेते हैं, अदर देन जो शिजुन के सामने था। सिर्फ चू वेनिंग जो है वो देखता है कि उसका जो पोट है ना वो अभी भी खाने से भरा हुआ है और उस पोट में बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं और कम्प्लीटली वो ठंडी हो चुकी हैं और किसी ने अभी उसे हाथ भी नहीं लगा था जो चू वेनिंग ने कुक किया था। उसका फेस जो था वो अभी भी ज़रा सा भी नहीं हिलता, क्योंकि कितनी भी मुसीबत आ जाए चू वेनिंग अपने फेस पे कुछ भी नहीं दिखाता था कि उसे कुछ अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, बुरा लग रहा है नहीं लग रहा। उसने उन सबको सुबह से साफ़ किया था, उन सारी वेजिटेबल्स को, तो ऑब्वियस सी बात है उसे दुख तो लगेगा ही। लेकिन इस पॉइंट में उसके 3 डिसाइपल्स उसके सामने आते हैं और शुमेंग जो है वो देखता है, वो अभी भी ब्लू सिल्वर आर्मर में था और वो उठता है और वो बाउंस होता है और कहता है शिजुन आप कैसे हैं, क्या आपके वाउंड अभी भी हर्ट हो रहे हैं? चू वेनिंग वेरी काम वॉइस में कहता है नहीं अभी हर्ट नहीं हो रहा। तभी शुमेंग कहता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। चू वेनिंग उसकी तरफ देखता है और पूछता है क्या तुम टोफू खाना चाहोगे? शुमेंग जो है वो अपने एल्डर को देखता रह जाता है और देखेंगे आने वाले टाइम में कि क्या शुमेंग वो टोफू खाएगा या मोरन खाएगा, या उसकी जो उसने सब्जी बनाई है जो शक्ल से इतनी गंदी लग रही है जिससे किसी ने नहीं खाया, उसे खाने के अगर उसके डिसिपल्स लेते हैं तो खाने के बाद उनका रिएक्शन क्या आएगा और क्या होगा। तो ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ अगले एपिसोड के लिए जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर बाय। और चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये जो एक्साइटिंग सी जो फैन फिक्शन नॉवल है वो कैसी लग रही है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।